एनिमल हस्बेंड्री इज दी, लिखे, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक। हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे आसपास कैटल एटसेट्रा जो भी एनिमल्स हैं, जो क्या करते हैं, जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, जो हमारे को फार्म में हेल्प करते हैं, उन सबका जो मैनेजमेंट है तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री इज दी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। ठीक है, इसके अंदर हम एनिमल से रिलेटेड क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक लिख लिया, एनिमल लाइफ स्टॉक। अच्छा, इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स जो हमें पढ़नी है, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड, लिखे हैं, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को क्या खाना देना है, कैसे खाना देना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उनके कि वो ब्रीड, फॉर एग्जांपल जैसे डॉग्स की ब्रीड तो तुम जानते ही हो, ऐसे हर एक कैटल की ब्रीड होती है, एनिमल्स की ब्रीड होती है, तो उनमें से बेस्ट ब्रीड कौन सी है जो हम यूज कर सकते हैं, तो ब्रीडिंग। और डिजीज कंट्रोल माने कि उन्हें कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीजेस से बचा के कैसे रखना है, क्योंकि अगर उनको डिजीजेस होंगी या उनकी फीडिंग प्रॉपर नहीं होगी या उनका ब्रीड प्रॉपर नहीं होगा, तो इन सब केसेस में क्या होगा, हमारा जो ईल्ड है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, कम। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क की ईल्ड क्या हो जाएगी, कम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिजीज होती है तो वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें फार्म में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से, कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग। ठीक है, ये सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री के अंडर हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ मिल्क, एग, मीट, इन सब की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है ना। और इसको अब अगर हम, जैसे हमने क्रॉप मैनेजमेंट किया था, क्रॉप मैनेजमेंट में क्या था कि क्रॉप की ईल्ड को कैसे बढ़ाना है, यानी कि हमें प्लांट्स को कैसे बायो कंट्रोल मेथड्स लगाएं, फर्टिलाइजर्स कौन से चाहिए, मैन्योर का क्या रोल है, वो सब हमने प्लांट्स के लिए पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के लिए ये सब चीजें, फैक्टर्स क्या हैं जो इनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, मिल्क, एग्स और मीट को, राइट। तो अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो अगर हम बात करें कैटल फार्मिंग पे आते हैं फर्स्ट, तो उस पर हम बात करते हैं। कैटल फार्मिंग हेडिंग डालें, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पसेस। कैटल चाहे वो काउ हो, बफेलो हो, ठीक है, काउज और बफेलो कैटल में आते हैं। और कैटल हमें 2 चीजों के लिए हम करते हैं, मिल्क और ड्रॉट लेबर। मिल्क तो वी ऑल नो कि बफेलो मिल्क, काउ मिल्क इज यूज्ड, एंड ड्रॉट लेबर का मतलब है जो हम खेत पर जो हल जोतने के लिए हेल्प लेते हैं कैटल की, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, ड्रॉट लेबर। तो व्हाट आर द टू पर्पसेस ऑफ कैटल, क्वेश्चन लिखना है तो मैं आंसर घर जाके लिखना। क्वेश्चन इज व्हाट आर 2 पर्पस ऑफ डूइंग कैटल हस्बेंड्री, व्हाट आर द 2 पर्पसेस ऑफ डूइंग कैटल हस्बेंड्री। ठीक है, इसका आंसर सिंपल है, लिख लो अगर अभी लिखना है तो मिल्क एंड ड्रॉट लेबर, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर। व्हाट आर द 2 पर्पसेस फॉर डूइंग कैटल हस्बेंड्री, और इसका आंसर क्या है, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर। और ड्रॉट लेबर क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर वर्क क्या होता है, टिलिंग, इरिगेशन, कार्टिंग। ठीक है, टिलिंग में भी जो हमारा सीड बेड प्रिपरेशन के लिए काम आता है। ठीक है, और इरिगेशन में कभी कभी वाटर को भी अगर हमें किसी रिवर से लेके आना है तो हम उसको कार्ट के ऊपर रखते हैं, है ना। और कार्टिंग, चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए कार्टिंग। तो अगर हम बात करें 2 डिफरेंट कैटल, अगर हम बात करें इंडियन कैटल की बात करें, बोले इंडियन कैटल की बात करें तो इंडियन कैटल की डिफरेंट स्पीशीज हैं। बॉस इंडिकस काउस की स्पीशी है, एंड बॉस ब्यूबेलिस बफेलोज की स्पीशीज है। तो ये याद रखना है, स्पीशी ऑफ काउ इज BOS, बॉस इंडिकस। एंड में टेस्ट होगा तुम्हारा,
बॉस इंडिकस एंड बॉस ब्यूबैलिस। हाँ, बॉस इंडिकस INDICUS एंड बॉस बल्ब्यूला, क्या होगा, ब्यूबैलिस BUBALIS। तो बफेलो के लिए ब्यूबैलिस और इंडिकस फॉर काउ। लिखनी है, लिख ली। राइट टू वेराइटीज ऑफ या टू स्पीशीज ऑफ, क्वेश्चन है राइट टू स्पीशीज ऑफ कैटल, इंडियन कैटल। ठीक है, नेक्स्ट, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स while the ones farm labor are called draught animals। तो दो तरह के एनिमल्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जो फीमेल्स होती हैं दैट प्रोड्यूस मिल्क, उन्हें बोलते हैं मिल्च एनिमल्स, और जो फार्म में हेल्प करते हैं जो मेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटल्स आर देयर? 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर दे डू, यानी कि मिल्च एंड ड्रॉट। क्लियर ये पॉइंट? फीमेल्स आर मिल्च एंड मेल्स विल बी ड्रॉट। ठीक है, अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काउ। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखे जल्दी से। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स that affect milk production in the cattle? Milk production in the cattle. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट इसका आंसर होगा, फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज लैक्टेशन, लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन इज द पीरियड, जैसे काउ गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वंस, तो आफ्टर द बर्थ वो थोड़े टाइम तक इट प्रोड्यूसेस मिल्क, दिस इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? लैक्टेशन पीरियड। तो अगर हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट फैक्टर ऑन विच मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स इज लैक्टेशन पीरियड, तो लैक्टेशन पीरियड कर दो उसे, तो हम बोलेंगे इट इज यूजुअली, it is the period of milk production after the birth of a calf. It is the period of milk production after the birth of a calf, CALF, after the birth of a calf. सो अगर हम बोलें कि एक काफ को बर्थ देने के बाद कुछ महीने का पीरियड है जिसमें द कैटल विल प्रोड्यूस मिल्क, है ना। अगर हम चाहते हैं वो लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाए, लैक्टेशन पीरियड क्या हो जाए? इंक्रीज, तो उसके लिए हम कुछ या तो ऐसा चीज ले सकते हैं कि कोई ब्रीड ऐसी हो, ऐसा कोई कैटल हो जो हमेशा से लैक्टेशन पीरियड जिसका ज्यादा हो। मतलब हर एक, जैसे डॉग्स की वेराइटीज होती है और हम जानते हैं ये डॉग ऐसा होता है, ये डॉग शॉर्ट हाइट वाला है, ये डॉग ज्यादा एग्रेसिव है, ऐसे डॉग्स की वेराइटीज होती है, ऐसे काउस की वेराइटीज होगी, बफलोज की भी वेराइटीज होंगी, और कुछ वेराइटीज की लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल काउस। तो हम ऐसी ब्रीड्स को सिलेक्ट करें जिनका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा हो। तो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू, एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स, इसके अंदर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, exotic or foreign breeds, example foreign breeds, bracket में लिखना example, Jersey Brown Swiss, Jersey Brown Swiss have long lactation period, have long lactation period. Have long lactation period. ठीक है, सेकेंडली, सेकेंड फैक्टर क्या है? एक तो फर्स्ट फैक्टर हो गया लैक्टेशन पीरियड, सेकेंड फैक्टर इज डिजीज रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे सेकेंड फैक्टर इज डिजीज रेजिस्टेंस। दूसरा फैक्टर जिसपे काउ का मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस।
एग्जाम्पल लिख लिया था एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड का, जर्सी, ब्राउन, स्विस। ये काऊ का नाम है जो कि फॉरेन ब्रीड है, जो ज्यादा लैक्टेशन पीरियड दिखाती है, तो हम ये वाली काऊ लेना चाहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है काऊ डिजीज बड़ी जल्दी लगती है ना, देसी नहीं है क्योंकि ये फॉरेन है ना, और जो देसी लोग होते हैं उनको कम लगती है। तो हम कोई ऐसी ब्रीड भी चाहिए जो डिजीज से रेजिस्टेंट हो, यानी उसको डिजीज ना लगे, डिजीज लगेगी तब भी मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो डिजीज रेजिस्टेंस में लिखेंगे सम लोकल ब्रीड्स शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, सम लोकल ब्रीड्स शो excellent resistance to diseases. Example is red Sindhi Sahiwal. Red Sindhi Sahiwal. हाँ जी. Show excellent resistance to diseases. Some local breeds show excellent resistance to diseases. Example is रेड सिंधी साहिवाल, रेड सिंधी साहिवाल काउस, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसकी डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है और हमें पता है उसका लैक्टेशन पीरियड बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि दोनों चीजें हमारी काउ में आए, जो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा करे, ज्यादा टाइम तक करे, और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रीड दीज, क्रॉस ब्रीड करेंगे। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग कराएं, ब्रीडिंग माने इन दोनों के बीच में इनका जो प्रोजनी ले, यानी ऑफस्प्रिंग ले, ऑफस्प्रिंग यानी इनकी जो काउज होंगे, जो रेड जर्सी, ब्राउन स्विस और साहिवाल काउज को ब्रीड करा के बनेंगे, उनमें दोनों के कैरेक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर्स होने के चांसेस हैं कि नहीं। तो इसके लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, लास्ट फाइनल पॉइंट इस क्वेश्चन का, दीज टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट, these two can be crossbred to get animals with both desired quantities. These two can be crossbred to get animals with both desired qualities. तो हम अगर ऐसी ब्रीड बना लें जो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, जिसका लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा हो, तो इट इज विन विन, ठीक है, और ये हमारे लिए बेस्ट काउ रहेगी। क्लियर है ये पॉइंट मिल्क प्रोडक्शन? हाँ बोले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी बनेगा वैसे, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बनेगा इसका प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज, साफ सफाई। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज। इससे पहले वाला द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड, ये टू विद बोथ डिजायर्ड। ये तो दो पॉइंट्स का एंड का कंक्लूजन था, पर हम कह रहे हैं और भी चीजें हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगी। अगर क्लीनिंग नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, शेल्टर नहीं है, उनके लिए रहने के लिए छत नहीं है, तो भी वो इतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, साफ नहीं होगा मिल्क, है ना। तो लिखेंगे कि प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट, या फिर ये लिख लो कैटल नीड बैलेंस राशन, cattle needs balanced ration containing all nutrients in proportionate amounts। तो ये पॉइंट नंबर हो गया 4, cattle needs balanced ration containing all nutrients in the proportionate amount। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, वैक्सीनेशन। Vaccinations are given to farm animals to prevent viral and bacterial diseases. Vaccinations are given to
Vaccinations are given to farm animals to prevent viral and bacterial diseases. Vaccination are given to farm animals to prevent bacterial and viral disease. Clear? तो कितने पॉइंट्स हो गए मिल्क प्रोडक्शन के? 5 पॉइंट्स. ठीक है, 5 पॉइंट्स याद रखेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसके हर एक पॉइंट में थोड़ा थोड़ा और कहानी थी. अब उन कहानी को एक बार रीड कर लेते हैं, सो दैट अगर हमें एक ही पॉइंट पे ऊपर पूछ लिया जाए, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर, व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्सीनेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉपर फीड, तो हमारे पास मैटर होना चाहिए टू राइट इट. ठीक है. तो वैसे ओवरऑल 5 पॉइंट्स है, बट इनके अंदर सब पॉइंट्स में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम उनको एक बार रीड कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, तो शुरुआत करते हैं क्लीनिंग से ही. तो हाउ इज क्लीनिंग इंपॉर्टेंट? एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट. ये हम खुद ही लिख सकते हैं. उनको ब्रश से साफ करना पड़ेगा अगर तुम रखते हो कोई कैटल अपने घर में. तो दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड. ऐसे नहीं कमरे में बंद करते हैं, उन्हें प्रॉपर हवा चाहिए होगी, वेंटिलेशन चाहिए होगी, क्योंकि वो भी एनिमल्स है हमारी तरह ही. और रेन, हीट और कोल्ड से बचा के रखना होगा. राइट. अच्छा, द फ्लोर of the cattle shed needs to be sloping so as to stay dry to facilitate cleaning. यानी कि जो फ्लोर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? स्लोपिंग. दैट मीन्स अगर कोई भी डर्ट या कोई भी चीज हो तो वो उनके पास ना रहे, वो स्लोपिंग सरफेस से बाहर हो जाए. तो व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ कैटल? फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलर ब्रशिंग. शेल्टर शुड बी वेंटिलेटेड. थर्ड, sloping surfaces. ठीक है. Floor should have a sloping surface and protection from rain, heat and cold. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, खुद लिख लोगे. अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो खुद याद रहेगा ये चीजें. ठीक है. फूड रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं. तो क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट आर द फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर कैटल? व्हाट आर द फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर द कैटल? एंड में टेस्ट लेंगे. What are the food requirements for the cattle? Food requirement is first maintenance requirement. First type of, there are two types of food. There are two types of food requirements for dairy animals. There are two types of food requirements for dairy animals. There are two types of food requirements for dairy animals. First point. First is called maintenance requirement. Food required to support the animal to live a healthy life. ठीक है. मतलब जो उन्हें नॉर्मली खाने के लिए चाहिए, जो नॉर्मल पॉइंट इज दिस, नॉर्मली उन्हें, जैसे हमें नॉर्मली क्या चाहिए? रोटी, दाल, सब्जी, है ना. तो ऐसे उन्हें मेंटेन करने के लिए एक डाइट चाहिए जो उन्हें डेली बेसिस पे चाहिए. ठीक है. तो वो कहलाएगी मेंटेनेंस फीड. कौन सी फीड? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बोलेंगे, फूड रिक्वायरमेंट. समझ में आई ये बात? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज जो ऐसी चीज जो उनको मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए, वैसे जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए, पर अगर हमें उनसे मिल्क ज्यादा चाहिए तो हमें पता है ये चीजें खिलाएं तो इनका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, तुम रोज बादाम नहीं खाते हो, बादाम तब खाते हो तो तुम्हें अपना दिमाग बढ़ाना हो. एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना. तो दिमाग बनाना यहाँ पे मेंटेनेंस डाइट हुई या एक एडिशनल चीज हुई, एडिशनल चीज. इसी तरीके से हमें उनका दिमाग नहीं बढ़ाना, हमें उनका मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. तो कुछ चीजें ऐसी दी जाएंगी उनको डाइट में जो उनका मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. क्लियर है पॉइंट? तो मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट. सेकेंड इज बी पार्ट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट. तो दीज आर द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड. तो ये उन्हीं को दिया जाएगा, मिल्क एनिमल्स को दिया जाएगा या ड्रॉट एनिमल्स को दिया जाएगा? मिल्क एनिमल्स को दिया जाएगा, क्योंकि ये तभी होगा जब मिल्क वो प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना. फीमेल्स ही मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो इसीलिए ये फीमेल्स को दिया जाएगा. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ food requirements? Maintenance requirement and milk producing requirement, which is the type of food given to the
ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। ऑलराइट, क्लियर है अभी तक? नोट कर लिया ये दोनों आंसर लिख लिए? नेक्स्ट, तो एनिमल फीड इंक्लूड्स, ये भी सेकंड पॉइंट आएगा क्योंकि न्यूट्रिशन है ना। एक न्यूट्रिशन के बारे में ये बता दिया, दूसरा न्यूट्रिशन का पॉइंट है वो एनिमल फीड इंक्लूड्स, ये खत्म हो गए 2 पॉइंट। टाइप ऑफ फूड खत्म हो गया, बट एनिमल फीड को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो भी लिखना है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, एनिमल फीड इंक्लूड्स roughage which is largely fiber, roughage which is largely fiber, roughage which is largely fiber, and concentrates which have high level of protein. किसमें? बी पॉइंट में नहीं लिखना, वो ऊपर वाला खत्म हो गया, वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, ये सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। एनिमल फीड को एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो एनिमल फीड इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज, या एनिमल फीड ऑल्सो इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ फूड। वन इज रफेज जो कि फाइबर होता है। फाइबर माने तुम खाते हो खीरा या सैलेड, वो क्या है? फाइबर, रफेज है ना। ये तुम्हारे न्यूट्रिशन डाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? डाइजेशन के लिए। पर दूसरी चीज तुम खा रहे हो प्रोटीन, दाल एटसेट्रा, तो कॉन्सेंट्रेट्स में आ गया। तो 2 चीजें होती है, रफेज और कॉन्सेंट्रेट्स। रफेज इज हाई इन फाइबर, कॉन्सेंट्रेट इज हाई इन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये लिख लें। हो गया? रफेज हाई इन फाइबर, concentrates, B part is concentrates which is rich in proteins and nutrients. ठीक है। Cattle suffer from a number of diseases. डेथ भी हो सकती है, पर अगर डेथ ना भी हो, अगर ऐसी डिजीज हो जिससे उसको मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है, ठीक है। तो a healthy animal feeds regularly and has a normal posture. तो अगर एक ऑर्गेनिज्म को पता लगाना है कि उसको डिजीज है या नहीं, तो वो खाना प्रॉपर खाएगा, सारा खाना खाएगा, और दूसरा उसको पोस्चर सही हो, तो वो डिजीज फ्री है, ठीक है। अच्छा, द पैरासाइट्स ऑफ द कैटल में भी बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे हमारी बॉडी में भी पैरासाइट्स होते हैं, कुछ जो अंदर भी रहते हैं बॉडी के और बाहर भी रहते हैं, ठीक है विधि। अब ये पैरासाइट्स अंदर बॉडी में कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइन में। किस में रहते हैं? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल पैरासाइट वॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े, कहते हैं ना पेट में कीड़े होंगे तुम्हारे तो तुम्हें दवाई दे देते हैं, ठीक है। तो वो दवाई से वो पेट के कीड़े मर जाते हैं, है ना। सिमिलरली इनके अंदर तो बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं इनके इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एक्चुअल में वो इनका खाना खाते हैं। एंड तो पैरासाइट्स जो होते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वॉर्म अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन, फ्लूक्स डैमेज द लिवर, एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज आर आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। अगर इन सबको प्रिवेंट करना है, बैक्टीरिया और वायरस की डिजीज को प्रिवेंट करना है, तो वैक्सीनेशन जरूरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो एक तो होता है फ्लूक्स अफेक्ट डैश, लिखो। तो इसके अंदर ऐसे नेक्स्ट टॉपिक बना लो, डिजीजेस ऑफ कैटल। डिजीजेस ऑफ कैटल। फ्लूक्स कुछ वॉर्म्स हैं और ये वॉर्म्स लिवर में अटैक करते हैं, तो लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक बनाया तुमने, डिजीजेस ऑफ कैटल। फर्स्ट पॉइंट, flukes, FLUKES, flukes affect liver. Second point, worms affect stomach and intestine. Worms affect stomach and intestine. Third point, infectious diseases are caused by bacteria and virus. Infectious diseases are caused by bacteria and virus. क्या चीज? Worms affect stomach and intestine. Worms affect stomach and intestine. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? Infectious diseases are caused by bacteria and virus. ठीक है आयान? नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट वैक्सीनेशन,
है ना, हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कैटल से आगे आते हैं, अब हम आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग में हम एग प्रोडक्शन की बात करेंगे, एग एंड मीट, ठीक है। तो व्हाट आर दी, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, पोल्ट्री फार्मिंग। बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग लिख दिया तो लिखेंगे इट इज, what is its purpose, what is the purpose of doing poultry farming। जैसे हमने कैटल फार्मिंग की पर्पस बोला था, क्या पर्पस था? मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्रॉड लेबर, ठीक है। एग्स कहाँ से आते हैं? हेन, तो हेन को कैटल की तरह, हेन को रेज करना, हेन को मेंटेन करना, ठीक है। अच्छा, तो पोल्ट्री फार्मिंग इज undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat. What is the purpose of doing poultry farming? Egg production and chicken meat. Again, जैसे हमने क्रॉस ब्रीडिंग क्या उसमें करी थी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हमने काउज कैटल में करी थी। कौन सी दो कैटल थी? एक एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड, जर्सी ब्राउन स्विस, जर्सी ब्राउन स्विस, और इंडियन वॉज रेड सिंधी साहिवाल, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमने हेन के अंदर भी हमने क्या किया है, दो फाउल बोलते हैं, फाउल इज हेन और कॉक जो होते हैं, दे इंडियन वेराइटीज होती हैं, असील, एंड फॉरेन वेराइटी लेगहॉर्न। तो कौन सी दो वेराइटीज हैं जो इंडिजिनस माने इंडियन वेराइटीज असील, ASEEL, एंड फॉरेन वेराइटीज लेगहॉर्न, ठीक है। इनके बीच में हमने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई और उससे इम्प्रूव्ड जो फाउल है उसको हमने डेवलप किया। तो लिखेंगे क्वेश्चन, what are the cross breeding programs, what are the cross breeding programs in poultry farming, and what are the desirable traits, and what are the desirable traits, ठीक है। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज डन बिटवीन इंडियन फाउल असील, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज डन बिटवीन डिजायरेबल ट्रेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज डन बिटवीन इंडियन फाउल असील, ASEEL, इंडियन फाउल FOWL फाउल असील, एंड फॉरेन एक्सोटिक लेगहॉर्न या फॉरेन वेराइटी स्पीशी लेगहॉर्न फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट। दिस इज डन फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट, हाँ, फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हें लर्न करने को दूंगा, फिर क्वेश्चन पूछो। इंडियन वेराइटी असील एंड फॉरेन लेगहॉर्न, ठीक है। अच्छा, द डिजायरेबल ट्रेट्स आर एज फॉलोज। तो हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, पर क्या चीजें हमें चाहिए वो तो हमें पता हो तभी तो हम कराएंगे। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज number and quality of chicks, number and quality of chicks, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड,
dwarf broiler parent for commercial chick production. Dwarf broiler parent for commercial chick production. इसका मतलब है जैसे हमने डॉफ वेराइटीज उसमें देखी थी। हाँ, तो उसमें क्या होता था, हमारा ज़्यादा खाना न्यूट्रिशनल बनता था। वैसे ही यहाँ पे भी डॉफ वेराइटीज होती हैं जिनके जो कमर्शियली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा चिक प्रोडक्शन करती हैं। तो हम ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं जो जिनकी हाइट छोटी होती है, वो ज़्यादा डॉफ उनके अंदर चिक प्रोडक्शन कमर्शियली ज़्यादा होता है। तो ऐसी वेराइटीज डॉफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, मतलब वो गर्मी में इतनी जल्दी गर्मी में मर जाते हैं ज़्यादातर ये, तो इनको बच सकें, गर्मी में ज़्यादा अडेप्ट कर सकें। हाँ, तो समर अडेप्टेशन और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ये थर्ड पॉइंट है। समर अडेप्टेशन और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। और लो और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर लिख लिया। फोर्थ पॉइंट, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। हाँ, थर्ड पॉइंट ना, फिफ्थ अभी बता रहा हूँ। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट यानी कि उनको खाना कम ही लगे तो अच्छा है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, reduction in size of egg laying bird, reduction in the size of egg laying bird, साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड। अगेन उसका साइज छोटा हो पर वो एग ज्यादा दे, है ना, जैसे डॉफ वेराइटीज ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड, इसको ऐसे अलग पॉइंट बनाना चाहिए था। एबिलिटी टू, 6 पॉइंट बना लो, एबिलिटी टू यूटिलाइज फाइब्रस चीपर डाइट्स, एबिलिटी टू यूटिलाइज फाइब्रस चीपर डाइट्स, एबिलिटी टू यूटिलाइज फाइब्रस चीपर डाइट्स। तो देखो, देखा जाए तो बहुत सारी चीजें तो सेम ही है। देखो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं। पहला पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ चिक्स ज्यादा हो, हमने बोला इसके लिए पेरेंट डॉफ हो, कैसा हो, डॉफ, छोटे साइज का। फिर ये पॉइंट यही कह रहा था, फिफ्थ रिडक्शन इन साइज, फिफ्थ पॉइंट भी वही कह रहे हैं, छोटे साइज का हो। ये कह रहे हैं लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, और ये कह रहे हैं चीपर खाना। तो ये 2 पॉइंट सिमिलर हैं, वो 2 पॉइंट सिमिलर हैं, और एक पॉइंट अलग है, समर एडेप्टेशन, है ना, और नंबर ऑफ चिक्स तो फर्स्ट पॉइंट था ही। तो ये सारे पॉइंट सिमिलर से ही हैं, बस कहानी बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर है, आंसर बढ़ाने के लिए। अब जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक टेस्ट दे देते हैं। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, कार्ड वाला नहीं लेता मैं, केबीसी ले लेता हूँ, केबीसी ले लेता हूँ ना। अब जो मैं रेडी है मेरे पास। हाँ चलो देखते हैं, पढ़ो पढ़ो जल्दी से, हॉट सीट पे आना है। अच्छा